नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमने हरियाणा लाइनमैन का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं उसका, और इसके अंदर 120 क्वेश्चन है। आज हमने केवल 40 क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया इसके अंदर। सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। देखो, पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो स्विच होगा वो किस प्रकार की वायर के साथ जुड़ा होना चाहिए। आपको ये बताना है कि जो स्विच होगा उसको किस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। फेज के साथ करोगे, न्यूट्रल के साथ करोगे, या दोनों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सभी स्टूडेंट अपना आंसर देंगे। तो आपको पता है कि जो फेज जो होगा, स्विच जो होगा वो हमेशा फेज के साथ लगाना चाहिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्यूज की, तो वो भी किस में लगना चाहिए? फेज के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि जो बिजली की जो आग होती है उसको बुझाना है, मतलब उसको आपको क्या करना है, बिजली की आग को बुझाना है। तो आप लोग किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? वाटर का यूज़ करेंगे, फोम का करेंगे, केमिकल का करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजर का करेंगे। तो यहाँ अपना करेक्ट आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे। इसके अलावा ड्राई पाउडर का भी यूज़ किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है कि जो फाइल होगी वो किसकी बनी होगी, यानी कि जो फाइल होगा वो उसमें मटेरियल जो यूज़ करेंगे, मेटल यूज़ करेंगे, वो कौन सा होगा? कास्ट आयरन का यूज़ करेंगे, या रफ आयरन का यूज़ करेंगे, रोट आयरन का यूज़ करेंगे, निकल स्टील का करेंगे, हाई कार्बन स्टील का यूज़ करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइल जो होगी वो कटिंग औजार के अंदर काउंट किया जाता है, और कटिंग औजार जो हो गया आपका वो किस धातु का बना होगा, ये आपको यहाँ से जानकारी होना ज़रूरी है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हाई कार्बन स्टील का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो स्टील रूल होगा, ठीक है, वो किसका बना होगा, उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ करेंगे, मेटल यूज़ करेंगे, वो कौन सा होगा? स्टेनलेस स्टील होगा, माइल्ड स्टील होगा, ब्रास यानी कि पीतल होगा, या कॉपर होगा? तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जहाँ भी आपको डाउट लगे उसका कमेंट ज़रूर करेंगे। तो स्टील रूल जो होगा ये हमेशा ध्यान रखना स्टेनलेस स्टील का बना होगा, और उसके ऊपर लिखा भी होता है ये। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक सिंपल न्यूमेरिकल है कि 220 वोल्ट की आपूर्ति एक हीटर जो जोड़ रखा है वो 6 एम्पियर की धारा लेता है, तो रेजिस्टेंस बताना उसका कितना होगा। तो 38.31 ओम होगा, 38.33 होगा, 40 ओम होगा, या 52.3 ओम होगा। तो आपको वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखी है, और आपको रेजिस्टेंस पूछा है, तो सभी आंसर देंगे। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, 220 होगा उसको 6 से डिवाइडेशन करना है, क्योंकि आर जो होगा वी अपॉन में आई होगा, और इसको मैं अगर 2 से काट देता हूँ तो 110 आएगा, इसको काटूंगा तो 3। तो 40 थी 120 होगा, ये होगा नहीं, तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 38 पॉइंट समथिंग देखते हैं। तो 3 तिया 9, ठीक है, तो 3 पर जाएगा, फिर बचेगा 9, 3 तिया 9 बचेगा, फिर आएगा अपने पास 20, तो 6 तिया कितना हो जाएगा? तो यहाँ इसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो 110 को आपको 3 से डिवाइडेशन करना है। तो यहाँ अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो 3 तिया कितना आएगा? 9 आएगा, तो पीछे बचेगा 2, और फिर आएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6 करूँगा तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 तिया 18, तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो ऑप्शन में इसमें नहीं दे रखा। तो 220 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 220 का आधा जो होगा 110 होगा, और 6 का आधा कितना होगा? 3 होगा। तो 110 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 36 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 तिया 18 बनेगा, तो ये 36 पॉइंट समथिंग आएगा, जो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ये पूछ लिया कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होगी, यानी कि विद्युत मात्रा जिसको आवेश कहा जाता है, उसकी यूनिट कौन सी होगी? तो न्यूटन होगा, कूलाम होगा, वोल्ट होगा, या फेरेड होगा? तो इलेक्ट्रिकल चार्ज की आपको पता है क्या रहेगा? कूलाम रहेगा, ये बल की यूनिट रहेगी यहाँ से, और ये वोल्टेज की रहेगी, और ये किसकी रहेगी? धारिता यानी कि सी की रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो 1 किलोवाट घंटा जो होगा, 1 किलोवाट घंटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 kWh आपको बताना है।
1000 वाट घंटा के बराबर होगा 100 वाट घंटा के बराबर होगा या 10 वाट घंटा के बराबर होगा 1 किलो वाट आवर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है। देखो वाट आवर को यहीं छोड़ना है, जैसे ऑप्शन में दे रखा है वाट आवर वैसे ही पड़ा है यहाँ पर इस तरीके से। आपको बस ओनली किलो को चेंज करोगे, और किलो को अगर मैं चेंज करूँगा तो 1000 रहेगा, तो 1000 वाट घंटा होगा, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो कार्य करने की जो क्षमता जो होती है, यानी कि कैपेसिटी आपसे पूछा गया है कि वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कार्य करने की कैपेसिटी इसने पूछी है, तो ये इसका ऑप्शन गलत है। यहाँ पर इसका एनर्जी होगा जो ऑप्शन में नहीं दे रखा, और कार्य करने की दर अगर पूछे तो ये वाट होगा, पावर होगी। तो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो ऊर्जा होती है, और कार्य करने की जो स्पीड होगी, दर जिसको बोलेंगे, वो पावर होगी, और उसकी यूनिट अगर मैं बताऊँ तो उसकी कौन सी होगी, ठीक है, वाट होगी। तो यहाँ कार्य करने की क्षमता आपसे पूछा गया है, तो इसकी जो होगी वो अपना एनर्जी रहेगा, और एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। और कार्य करने की दर अगर पूछता तो वाट होता, क्योंकि पावर होती है वो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यूनिट पूछा है, वोल्टेज की यूनिट क्या होगी। वोल्ट होगी, ओम होगी, एम्पियर होगी या वाट होगी। तो वोल्टेज की यूनिट काफ़ी सिंपल है, और इसका किसी भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार जो है वो 6 एम्पियर की धारा लेती है, और 3 ओम का लोड जुड़ा है, तो उसकी वोल्टेज कितनी होगी। यानी कि आपको करंट दे दिया, आपको रेजिस्टेंस दे दिया, और आपको वोल्टेज उसकी पूछा है, तो उसकी वोल्टेज बताइए कितना आएगा। तो फार्मूला इसका पता होना चाहिए, V बराबर जो होगा वो I/R होगा। I का मान 6 और R का मान 3 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 वोल्ट। अगला है कि सोल्डर द्वारा जोड़ों को जोड़ने से क्या बढ़ता है। अगर आप लोग सोल्डरिंग करोगे किसी भी चीज़ पर, तो उसकी क्या चीज़ बढ़ेगी, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, डक्टिलिटी बढ़ेगी, टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ेगी या रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ से बताइए इसमें से कौन सी चीज़ आपकी बढ़ेगी। तो जोड़ जो होगा उसकी आप लोग जो बढ़ाते हो वो चालकता को बढ़ाते हो या उसकी यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाओगे। तो चालकता ऑप्शन आपको दे रखा, तो आप लोग चालकता करोगे। तो इस क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि जोड़ों को जोड़ने से पूर्व किसकी सहायता से सतह को साफ करना चाहिए। तो जोड़ आपको बताना है कि अगर जोड़ कर रहे हो तो उसको किसकी सहायता से साफ करना चाहिए, केरोसिन से, सैंड पेपर से, नाइफ से या फाइल से। किसी भी चीज़ पर अगर आप लोग जोड़ लगा रहे हो तो उसको जोड़ने से पहले किस चीज़ की सहायता से उसको साफ करोगे। तो सैंड पेपर जो होगा उसका यूज़ करेंगे अपने। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है इनमें से विद्युत का अच्छा चालक कौन सा नहीं है। तांबा नहीं होगा, चांदी नहीं होगी, एल्यूमिनियम नहीं होगा या पीवीसी नहीं होगा। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा नहीं है, मतलब आपको कुचालक पूछा गया है, तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो पीवीसी होगा। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा, और इसका ज़्यादातर आप लोग देखते हो पीवीसी की टेप भी आती है, पीवीसी की स्लीव भी आती है, पीवीसी की कंड्यूट पाइपें भी आती है। तो सबसे ज़्यादा जो कुचालक के अंदर यूज़ किया जाता है वो पीवीसी ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये कि 1.80 mm अगर किसी चालक का व्यास है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बताना है, मतलब एरिया आपको बताना है। 0.78 mm स्क्वायर होगा या 1.5 mm स्क्वायर होगा या 2.5 mm स्क्वायर होगा या 1 सेमी स्क्वायर होगा। तो इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, फिर आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। किसी भी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो वर्त के एरिया के समान होगा। तो इसका मतलब पाई आर का स्क्वायर यूज़ करेंगे। पाई की जगह 22/7 रखिए, और त्रिज्या जो होगी इस व्यास का आधा कर दीजिए, 0.90 करेंगे, और इसकी कैलकुलेट करके देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ इसका 2.5 mm स्क्वायर जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखे कि जो मोटर का कनेक्शन करेंगे तो उसमें किस प्रकार की टेप का यूज़ करेंगे। पीवीसी का करोगे, रबड़ की करोगे, प्लास्टिक का करोगे या कैम्ब्रिक वार्निश का करोगे।
मोटर जो होगी उसके कनेक्शन अगर आप लोग करोगे तो उसमें जो टैप यूज़ करोगे वो किस प्रकार के टैप का यूज़ करेंगे, पीवीसी का करोगे, रबड़ का करोगे, प्लास्टिक का करोगे या वार्निश कैम्ब्रिक का करोगे। देखो यहाँ वार्निश कैम्ब्रिक इसका राइट आंसर होगा। और इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछ ले कभी एग्जाम के अंदर तो एम्पायर टेप इसका दूसरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आपके फ्यूज से है दोनों क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन है दोनों ही। पहला दे रखा है कि जो फ्यूज होगा वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करेगा, मतलब उसका प्रभाव आपसे पूछा गया है। हीटिंग पर करेगा, केमिकल पर करेगा, मैग्नेटिक पर करेगा, उपरोक्त सभी पर करेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हीटिंग होगा, क्योंकि जब धारा प्रवाह करोगे तो हीट की वजह से वो क्या करेगा, पिघलेगा। और फ्यूज तार का गलनांक और उसका रजिस्टिविटी दोनों कम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिया गया है कि जो HRC फ्यूज होगा उसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा, तो 1.8 होगा, 1.5 होगा, या 1.1 होगा, या 1.4 होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि जो फ्यूजिंग फैक्टर होगा उसका जो मान जो होगा वो HRC फ्यूज़ के लिए 1.1 होगा। इसके अलावा अगर रीवायरेबल होगा तो 1.4 करोगे। और इसका फार्मूला अगर आपसे पूछे तो आपका आएगा मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट बटा में कितना आएगा, रेटेड करंट। तो ये इसका फार्मूला रहेगा। तो यहाँ पर इसका फ्यूजिंग मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट आएगा ऊपर, ऊपर मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट आएगा, नीचे रेटेड करंट आएगा उसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 1.1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि किरचॉफ के किस नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर धारा का मूल्य होगा, लूप के किसी भी बिंदु पर धारा का मूल्य क्या होगा। मतलब आपको लूप के अंदर धारा का मूल्य बताना है, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखो आपको पता है कि धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत वाहक बल का चिन्ह के निर्धारण के लिए गिरते विभव का मूल्य क्या होना चाहिए। मतलब जब आप लोग किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप लोग प्लस माइनस लिखोगे वोल्टेज ड्रॉप के साथ, वो धारा की दिशा के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आपको ये बताना है कि गिरते विभव के साथ मूल्य क्या होना चाहिए, पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव लोगे, क्या लोगे। जब आप लोग किरचॉफ के वोल्टेज नियम से समीकरणों को हल करोगे तो वहाँ प्लस का और माइनस का जो चिन्ह यूज़ करोगे वो चिन्ह आपको बताना है कि अगर गिरते विभव की ओर जा रहे हो तो क्या होगा। गिरते विभव का मतलब ये होगा आप लोग धारा के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हो और धारा की दिशा में जाओगे, तो उस कंडीशन के अंदर आपको I/R का जो मल्टीप्लाई लेना है वो नेगेटिव लेना है। तो इसका एक क्वेश्चन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो किरचॉफ का जो नियम है वो किससे संबंध रखता है। पहला दे रखा धारा से करेगा, या शक्ति से करेगा, वोल्टेज से करेगा, या शक्ति और धारा और वोल्टेज दोनों से करेगा। तो यहाँ आपको पता है कि एक जो नियम होगा, पहला नियम वो धारा से संबंध रखता है, दूसरा वोल्टेज से। तो आपका डी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से आपको बताना है किसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको बताना है किसकी ज़्यादा होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ एयर की तो मैं आपको बता देता हूँ 3 kV प्रति mm तक होती है। इसके अलावा जो अपना अब्रक जो होता है उसकी 20 से 60 होती है, माइकानाइट की 20 से 40 होती है। इसके अलावा जो अपना वल्केनाइज रबड़ जो होता है उसकी अगर मैं बताऊँ तो 17 से 21 होता है। कागज़ की 3 से 10 के बीच में होती है। तो कांच की इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो कांच इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी यूनिट बताना है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उसकी यूनिट क्या होगी। तो केवी प्रति mm के अंदर होगी, जूल प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर होगी, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर होगी, न्यूटन प्रति किलोमीटर के अंदर होगी, न्यूटन वाट प्रति किलोमीटर के अंदर होगी।
तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो यूनिट ली जाती है वो केवी प्रति एमएम के अंदर ली जाती है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब 1 मिलीमीटर मोटी परत होगी वो कितनी वोल्टेज का बिना ब्रेक हुए सहन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी किसी भी मटेरियल की वो किस बात पर डिपेंड करेगी। तो उसकी थिकनेस पर करेगी, मोटाई पर करेगी, उसकी नमी पर करेगी, टेम्परेचर पर करेगी, सभी बातों पर डिपेंड करेगी। तो बताइए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगी। तो ये सभी बातों पर डिपेंड करती है। इसके अलावा ये वोल्टेज पर भी डिपेंड करेगी, फ्रिक्वेंसी पर भी करेगी। ये 2 बातें और भी याद रखोगे तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो हीटर होता है अपने घरों में, बल्ब होगा, इसके अलावा गीजर्स होगा, वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करेंगे। चुंबकीय प्रभाव पर काम करेंगे, तापीय प्रभाव पर काम करेंगे, एक्सरे सिद्धांत पर काम करेंगे, या रासायनिक प्रभाव पर काम करेंगे। तो बल्ब हो गया, हीटर हो गया, गीज़र हो गया, ये आपको बताना है। दूसरी बात, बल्ब को आपको बाहर निकाल दीजिए। बल्ब आपको प्रकाश और उष्मा दोनों देता है, ठीक है, हीट दोनों देता है ये। और अगर हीटर की बात करें, अगर अपने गीज़र की बात करें, तो ये दोनों के दोनों ऐसी युक्तियाँ जो काम क्या करती हैं, उष्मा उत्पन्न करने का काम करती है। तो इन दोनों के जो सिद्धांत होंगे वो किस पर करेंगे, इन तीनों के वो हीटिंग पर करेंगे। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये सिद्धांत अगर पूछ ले तो किसने दिया, तो ये जूल ने दिया। अगले क्वेश्चन में है कि जो धनात्मक प्लेट होगी, जो होगी लेड एसिड के अंदर, यहाँ उसमें नहीं दे रखा बैटरी कौन सी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बैटरी ही पूछा है आपसे। तो पॉजिटिव प्लेट आपको बताना है, उसमें मटेरियल कौन सा होगा। लेड पेरोक्साइड का होगा, स्पंजी लेड का होगा, या इलेक्ट्रोलाइट होगा, या अप्रोक्स भी होगी। तो यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, जो एक्टिव मटेरियल होगा पॉजिटिव प्लेट का वो लेड पेरोक्साइड होगा, PbO2 से इसको लिखा जाता है। और जो नेगेटिव मटेरियल होगा वो अपना लेड स्पंजी लेड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो लेड एसिड बैटरी होगी उसमें धनात्मक प्लेटों की संख्या क्या होगी। ऋणात्मक प्लेटों से कम होती है, ऋणात्मक प्लेटों से ज़्यादा होगी, या बराबर होगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को आपको पूछना है, पॉजिटिव प्लेटों की संख्या आपको बताना है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 11 प्लेटें हैं, तो उसमें जो 6 प्लेटें होगी वो नेगेटिव होगी और 5 प्लेटें क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट हमेशा कम होगी, तो इसका मतलब नेगेटिव प्लेट से एक कम होगी। तो इसका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको दिया गया कि जो हैंड फाइल होगी उसको नॉर्मली हैंड फाइल इज टेपर इन, टेपर कहाँ की जाती है, चौड़ाई में करेंगे, गहराई में करेंगे, लंबाई में करेंगे, या इनमें से सभी में करेंगे। हैंड फाइल के मैं बता देता हूँ। हैंड फाइल के अंदर जो 3 सतह जो होती है, और उस पर तो ये होती है, एक साइड ऐसी होती है जहाँ उसमें जो एंगल जो होता है, जैसे आपने देखी होगी लाइनिंग से बनी होती है, दांते बने होते हैं, वो नहीं होते। और इसको अगर टेपर अगर आपसे पूछे, किसी भी फाइल का जो टेपर किया हुआ भाग होगा वो आगे वाला भाग होता है, मतलब ये बड़ा भाग होगा, और इसको हमेशा चौड़ाई से टैप करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का वर्किंग सिद्धांत आपसे पूछा गया है। तो गियर का अनुपात के सिद्धांत पर करेगा, 2 पैमानों के अंतर के सिद्धांत पर करेगा, रैंक और पिनियन पर करेगा, या नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करेगा। माइक्रोमीटर से बहुत ही सूक्ष्म माप को लिया जा सकता है। 0.01 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। तो माइक्रोमीटर अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका नट बोल्ट का सिद्धांत होगा। जिस तरीके से नट बोल्ट को आप लोग कसने का काम करते हो, उसी तरीके से जब आप लोग माइक्रोमीटर का यूज़ करोगे तो उसके यूज़ के अंदर उसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि 2 ब्लेड है, उसके दो दांतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। मान लीजिए अपने पास क्या है, एक ब्लेड है इस तरीके से, उसके ये 2 दांतों के बीच की mm के अंदर कुछ ना कुछ दूरी होती है। उस दूरी को आप लोग क्या बोलोगे, लीड बोलोगे, पिच बोलोगे, मार्जिन बोलोगे, इनमें से कोई नहीं बोलोगे। देखो क्लास को आप लोग शेयर जरूर कीजिए और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और मैंने आपको लाइव का ज़रूर बताया कि आप लोग लाइव का अगर सिस्टम सेट हो रहा है तो आप लोग ज़रूर मेरे को बताइए, क्योंकि लाइव का एप्लीकेशन नहीं मिल रहा जिस पर हमने लाइव लगाया जा सके। तो इसका जो आंसर होगा वो पिच होगा, इसको पिच बोलेंगे।
अगला है कि जो हेक्सा ब्लेड होगी उसकी शेप कैसे होगी। अभी मैंने आपको हेक्सा ब्लेड आपको दिखाया था इस तरीके से, ठीक है। तो ये हेक्सा ब्लेड जो होगी इसकी ये जो दांते जो होते हैं इसकी आपको बताना है ये किस तरीके से होती है। जिगजैग होगा, मुड़ा हुआ होगा, गोल होगा या ट्रायंगुलर होता है। अगर आप लोगों ने ड्राइंग पढ़ा होगा तो ड्राइंग के अंदर एक लाइन आती है जिसको फ्री हैंड किया जाता है और ये जिगजैग लाइन होती है। अगर किसी भाग को काट दिया गया और वो उसकी पूरे भाग को ना दर्शाएगा, उसके छोटे भाग को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो जिगजैग लाइन होती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जिगजैग लाइन आंसर होगा, तो ये जिगजैग लाइन होती है। इस तरीके से जिगजैग आपने देखा होगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी धातु की लंबाई को बढ़ाने के लिए हैमर का इस्तेमाल करेंगे, रिवेटिंग हैमर का यूज़ करोगे, गियरिंग का करोगे, स्ट्रेचिंग का करोगे या स्मूथिंग हैमर का यूज़ करोगे। अगर आप लोग क्या करोगे, किसी भी सीट है उसकी चौड़ाई को, उसकी लंबाई को अगर इंक्रीज़ करना है, उसकी लंबाई को बढ़ाना है, तो आप लोग किस हैमर का यूज़ करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो स्ट्रेचिंग हैमर होगा। स्ट्रेच का मतलब ही ध्यान रखना क्या होता है, खींचना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका ऐसा पिछली क्लास जो थी उसमें मोटाई पूछा था और यहाँ जो आपसे पूछा गया है लंबाई पूछा गया कि जो पीवीसी पाइप आप लोग घरों में वायरिंग के टाइम यूज़ करते हो तो उसकी जो मानक लंबाई जो होती है यानी कि स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है वो क्या आती है। 5 मीटर होगी, 4.5 मीटर होगी, 4 मीटर होगी या 3 मीटर होगी। तो पीवीसी पाइप की जो स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है वो 3 मीटर यानी कि लगभग 10 फुट होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको फुट में भी पूछा जाए तो 10 फुट होगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो केमिकल उद्योग जो होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री ले हो जाए जहाँ अम्ल और क्षार का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, तो वहाँ किस प्रकार की केबलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीटीएस का किया जाना चाहिए, पीवीएस का या लेड सीथड का या ट्रोपाड्योर का किया जाना चाहिए। तो आपने लेड सीथड पढ़ा होगा क्योंकि लेड एक ऐसी धातु जो होती है जिस पर अम्ल और क्षार का इफेक्ट नहीं होता, तो लेड सीथड का यूज़ किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जो 2 वाट मीटर विधि जो होगी उसके अंदर आप लोग पावर फैक्टर का मेजरमेंट करोगे तो किस विधि से करोगे या कोई इस फार्मूले से क्या कर सकते हो। देखो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से इन फार्मूलों से आप लोग पावर फैक्टर नहीं निकाल पाओगे। यहाँ से डायरेक्ट आपको जो मिलेगा वो केवल कलांतर मिलेगा, जो इसका राइट आंसर है। पावर फैक्टर का फिर कोर्स लेना पड़ेगा अपने को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था डीएमआरसी में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। तो यहाँ से आप लोग जो केवल निकाल सकते हो वो केवल कलांतर निकाल सकते हो, न कि इसका पावर फैक्टर डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ भी है। अगला दे रखा है कि जो कंड्यूट वायरिंग के अंदर जो 2 सैंडल यूज़ करेंगे उनके बीच की अधिकतम दूरी क्या हो सकती है। देखो यहाँ 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक तो जंक्शन बॉक्स के बाद लगेगा और उसके बाद जो लगेंगे उनके हिसाब से। अगर ये जंक्शन बॉक्स के बाद लग रहा है तो उसका 30 सेमी होगा और उसके बाद अगर जो लग रहा है, जैसे मान लेते हैं जंक्शन बॉक्स है, यहाँ आपने कोई सैंडल यूज़ किया तो इसकी जो दूरी होगी 30 होगी, लेकिन आगे वाले जो 2 होंगे इनके बीच की जो दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर अधिकतम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि जो नियम नंबर 49 है उसके हिसाब से अगर अधिकतम लीकेज करंट आपसे पूछ रहा है तो उसका मान क्या होगा। 1/3000 होगा, 1/5000, 1/7000 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 49 नंबर वीडियो कहता है कि जो अगर लीकेज करंट जो होगी वो अगर फुल लोड का 1/5000 यानी कि 0.2 मिली एम्पीयर अगर लीकेज करंट हो रहा है तो इस लीकेज को रोकने के लिए आपको ELCB का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं हो पाता तो 48 घंटों के अंदर उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है उसको हटा देना चाहिए, उसका कनेक्शन कटवा देना चाहिए या उसका काट देना चाहिए। तो 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ट्रांसफार्मर जो होगा उसका एक ब्रीदर होता है, आपने देखा होगा, और उस ब्रीदर के अंदर एक केमिकल का यूज़ करेंगे। वो केमिकल ही आपसे पूछा गया है जो नमी सोखने का काम करेगा, वो कौन सा होगा। तो देखो ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो आपको सभी को आता होगा।
सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम सिलिकेट होगा, सिलिका जेल होगा या कॉपर सल्फेट होगा। इसके अलावा आपको इसका जो राइट आंसर होगा सिलिका जेल होगा, सबको मालूम होगा, किसी भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं होगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, सिलिका जेली जब शुष्क होगी तो उसका नीला रंग होगा, और अगर वो नमी सोख नहीं तो हल्का गुलाबी या सफ़ेद होगा। तो ये कई किताबों में डाउट है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा आप लोग देखोगे तो इसका नीला ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वायरिंग आग और जोखिमों से जो होती है वो सुरक्षित होती है। बहुत ही अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कंड्यूट होगा, क्लीट होगा, कैसिंग कैपिंग होगा, CTS या TRS होगा। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए था वो कंड्यूट कंसील्ड होना चाहिए था, क्योंकि कंड्यूट पाइप तो सरफेस पर भी की जाती है और अंदर भी की जाती है। जो दीवार के अंदर की जाती है वो कंड्यूट कंसील्ड होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर करना पड़ेगा। अगले दो क्वेश्चन देखिए ट्रांसफार्मर के, कि आपको पूछा गया कि जो स्कॉट कनेक्शन के अंदर जो टेस्ट ट्रांसफार्मर टैपिंग करेगा। टेस्ट ट्रांसफार्मर का मतलब यहाँ टीजर ट्रांसफार्मर होगा, तो उसके अंदर टैपिंग क्या होगी, 60% होगी, 86 होगी, 70 होगी या 80-50% होगी। तो इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो यहाँ इसके अंदर अगर हमने बात करें तो ये 3 फेज़ को 2 फेज़ों में तोड़ने का काम करेगा। यहाँ इस तरीके से 3 फेज़ निकलेंगे। ये होगा इसका टीजर ट्रांसफार्मर होगा। इसके अंदर अगर 100 टर्न है तो इसके अंदर 86 रखे जाते हैं। और ये जो आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये एकदम जो मेन ट्रांसफार्मर होता है इसके सेंटर से निकाला जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जो उस वाइंडिंग को 2:1 में डिवाइडेशन करेगा, 3 फेज़ को 2 फेज़ में तोड़ने का काम करेगा। अब आपसे ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कॉट कनेक्शन के अंदर टैपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ टैपिंग जो होगी इसकी 86% होगी। 86% का मतलब उसमें टर्नों की संख्या पूछेगी आपसे। अगर ये क्वेश्चन में ऐसे होता है कि ये मेन ट्रांसफार्मर से टैपिंग कितनी प्राप्त करेगा तो 50% करते हैं। अगला है कि ट्रांसफार्मर होगा उसमें कौन सी हानियाँ स्थायी होती हैं। लोहा हानियाँ होगी, तांबा होगी, दोनों होगी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी सभी कमेंट करके जाएंगे और क्लास को शेयर जरूर करेंगे। और जैसा ही लाइव का सिस्टम अगर होगा तो आपकी लाइव क्लासेज ज़रूर लगाई जाएगी, क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आपकी जो क्लासें अभी बंद कर रखी है वो भी क्लासें जरूर स्टार्ट की जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लो हानियाँ होगी। इसके अलावा इनमें कौन सी हानियाँ नहीं होती, तो घर्षण हानियाँ आपका राइट आंसर होगा। तो इसके आगे के क्वेश्चन हमने कल करेंगे। क्लास मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। क्लास को सभी स्टूडेंट शेयर जरूर करके जाएंगे। तो जय हिंद जय भारत।